नमस्कार। आज हम भारत की जनसंख्या और शहरीकरण से जुड़े कुछ स्रोतों पर, खासकर जनगणना के आंकड़ों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। नमस्ते। जी हाँ, ये आंकड़े बहुत जरूरी हैं क्योंकि इनसे पता चलता है कि भारत की जनसांख्यिकी मतलब आबादी का स्वरूप कैसे बदल रहा है। और ये समझना देश के विकास के लिए अहम है। बिल्कुल। तो चलिए इतिहास से शुरू करते हैं। ये जनगणना का सिलसिला कब शुरू हुआ था? देखिए, अंग्रेजों के जमाने में पहली कोशिश तो लॉर्ड मेयो के टाइम पे हुई 1871 में। हाँ, 1871, लेकिन वो पूरी नहीं थी शायद। नहीं, वो पूरी नहीं थी। पहली जो सही मायने में सिंक्रोनस जनगणना हुई वो 1881 से शुरू हुई और तब से ये हर 10 साल में होती है। हर 10 साल में? बिल्कुल। ठीक है। और 2011 वाली का तो एक ध्येय वाक्य भी था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अच्छा, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये तो इसकी अहमियत दिखाता है। जी। तो फिर 2011 के ही कुछ मुख्य आंकड़ों पर आते हैं। कुल आबादी कितनी थी तब? तब हम करीब 1.21 अरब थे, 121 करोड़। बाप रे, 1.21 अरब। और साक्षरता दर, लिटरेसी रेट? वो लगभग 74% थी। सही कहूं तो 74.04%। और साक्षर मानते किसको थे? 7 साल या उससे ज्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति जो किसी भी भाषा को समझ के साथ पढ़ और लिख सकता हो। ठीक है। और जनसंख्या घनत्व, डेंसिटी? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 382। और लिंगानुपात, सेक्स रेशियो? वो था 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। 943? अच्छा, आपने पहले के आंकड़ों का जिक्र किया। 1951 से तुलना करें तो क्या बड़े बदलाव दिखते हैं? हाँ, देखिए, साक्षरता में तो जबरदस्त उछाल आया है। 1951 में सिर्फ 18.33% थी। सिर्फ 18.33 और अब 74%। बहुत बड़ा फर्क है। बिल्कुल। लेकिन लिंगानुपात, जैसा मैंने कहा, 1951 में 946 था, जो 2011 में थोड़ा कम होके 943 हुआ। ये थोड़ी सोचने वाली बात है। हाँ, ये क्यों हुआ होगा, इस पर सोचना पड़ेगा। अच्छा, ये तो पूरे देश के आंकड़े हुए, पर राज्यों में तो बहुत अंतर होगा। अरे बहुत ज्यादा। जैसे जनसंख्या घनत्व को ही लीजिए, बिहार में बहुत ज्यादा है और दिल्ली तो खैर केंद्र शासित प्रदेश है, वहां भी बहुत ज्यादा। और सबसे कम? सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार। और आबादी के हिसाब से सबसे ज्यादा लोग कहाँ हैं? वो तो उत्तर प्रदेश है, जाहिर है, और सबसे कम सिक्किम में। ठीक है। ये विविधता बाकी चीजों में भी दिखती होगी, जैसे लिंगानुपात, साक्षरता। हाँ बिल्कुल। केरल का लिंगानुपात देखिए, 1084, देश में सबसे ज्यादा। 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं। वाह। और सबसे कम राज्यों में हरियाणा। और केंद्र शासित प्रदेशों में तो दमन और दीव का आंकड़ा बहुत कम था, 618। ओह, 618, बहुत कम है ये तो। जी। साक्षरता में भी वही कहानी, केरल फिर से टॉप पर और केंद्र शासित में लक्षद्वीप। और सबसे पीछे कौन से राज्य हैं? साक्षरता में बिहार का नाम आता है और महिला साक्षरता में राजस्थान भी पीछे था। तो इन अंतरों के पीछे क्या कारण हो सकते हैं मोटे तौर पर? स्रोत बताते हैं कि कई मिले-जुले कारण हैं। भौगोलिक स्थिति, सामाजिक रीति रिवाज, आर्थिक विकास का स्तर, ये सब चीजें असर डालती हैं। अच्छा, और एक बात, शहरी आबादी सबसे ज्यादा किस राज्य में है? 2019 के आंकड़ों के हिसाब से महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र। और अनुसूचित जनजातियों मतलब एसटी के बारे में कुछ खास? हाँ, एक रोचक तथ्य ये है कि 2011 में हरियाणा में कोई एसटी आबादी दर्ज ही नहीं हुई। अच्छा, बिल्कुल जीरो। हाँ, मतलब जनगणना के आंकड़ों में नहीं थी। और वहीं पंजाब में देखिए, अनुसूचित जाति यानी एससी का प्रतिशत देश में सबसे ज्यादा है। पूरे देश में एससी आबादी करीब 16.6% है और पंजाब में उससे भी ज्यादा अनुपात है। जी। लेकिन अगर संख्या की बात करें तो सबसे ज्यादा एसटी आबादी मध्य प्रदेश में है। तो ये विविधता साफ दिखती है। अच्छा, अब जरा जनसंख्या वृद्धि के रुझानों पर बात करते हैं। क्या कभी ऐसा भी हुआ कि आबादी घटी हो? हाँ, एक दशक था 1911 से 1921 का। उस दशक में नेगेटिव ग्रोथ हुई थी। नेगेटिव ग्रोथ, इसीलिए 1921 को महान विभाजक वर्ष या ग्रेट डिवाइड ईयर कहते हैं शायद। बिल्कुल सही, क्योंकि उसके बाद से जनसंख्या वृद्धि का दौर शुरू हुआ जो थमा नहीं। और फिर एक दौर आया जब जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी। हाँ, 1991 से 1981 का जो समय था उसे जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहते हैं। ग्रोथ रेट काफी तेज थी।
और हाल के दशक में मतलब 2001 से 2011 उसमें वृद्धि दर थोड़ी कम हुई, 17.70% रही। 17.70%। इसमें भी राज्यों में अंतर था क्या? हाँ बिल्कुल, नागालैंड में तो नेगेटिव ग्रोथ हुई, आबादी कम हो गई। नागालैंड में कम हुई? अच्छा। और सबसे ज्यादा दशक वृद्धि हुई मेघालय में। फिर वही क्षेत्रीय विविधता। सही बात है। अच्छा, एक शब्द बहुत सुनने में आता है, डेमोग्राफिक डिविडेंड। इसका क्या मतलब है? डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब है कि देश की आबादी में काम करने वाले उम्र के लोगों का अनुपात ज्यादा होना, मतलब 15 से 64 साल के लोग। तो भारत के पास ये क्षमता है? हाँ, भारत अभी इस दौर से गुजर रहा है जहां हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन काफी बड़ी है। ये विकास के लिए एक अवसर होता है। और जनसंख्या को स्थिर करने का भी कोई लक्ष्य है क्या? जी, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के हिसाब से लक्ष्य वर्ष 2070 रखा गया है। 2070 तक? और इसके लिए वो TFR की बात होती है, टोटल फर्टिलिटी रेट? हाँ, TFR मतलब एक महिला अपने जीवन काल में औसतन कितने बच्चों को जन्म देती है। स्थिरीकरण के लिए ये 2.1 के स्तर पर आना जरूरी है, जिसे रिप्लेसमेंट लेवल कहते हैं। और भारत का TFR कितना था NFHS 4 के समय? तब 2.2 था, मतलब हम लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच रहे थे। ठीक है। कुछ और फटाफट दिलचस्प बातें, जैसे औसत आयु? हाँ, भारतीयों की औसत आयु 25 से 30 साल के बीच बताई गई है, मतलब हम एक बहुत युवा देश हैं। वाकई? और शहरी आबादी कितनी थी 2011 में? करीब 31.16%, लगभग एक तिहाई। और बच्चों के लिंगानुपात का क्या रुझान रहा है, 0 से 6 साल वाले? ये एक चिंता का विषय है। 1961 से देखें तो ये लगातार घटा है। ओह, ये तो गंभीर बात है। जी। और शिशु मृत्यु दर IMR, यानी प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 1 साल से कम में होने वाली मौतें। हाँ, IMR। इसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन केरल का रहा है, सबसे कम IMR। ठीक है। और दुनिया की आबादी में भारत का हिस्सा कितना था 2011 में? करीब 17.5%। दुनिया का हर छठा व्यक्ति लगभग भारतीय था। और सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा? हिंदी। 2011 में लगभग 43.63% लोगों ने इसे अपनी मातृभाषा बताया था। ठीक है। कोई समुदाय जिसमें लिंगानुपात सबसे कम रहा हो? हाँ, 2011 के अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार सिख समुदाय में लिंगानुपात सबसे कम दर्ज किया गया था। उनकी जनसंख्या करीब 1.7% है। अच्छा, तो ये सारे आंकड़े मिलकर भारत की एक बहुत ही जटिल, विविध और बदलती हुई तस्वीर दिखाते हैं। बिल्कुल। तो संक्षिप्त में यही कह सकते हैं कि भारत एक युवा देश है, विविधता बहुत है, और राज्यों के बीच जनसंख्या घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात, इन सब में काफी अंतर है। जनगणना हमें इसकी एक झलक देती है। जी हाँ। और जाते जाते एक सवाल शायद हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। हमने देखा कि स्रोत 2070 तक जनसंख्या स्थिरीकरण और भारत के डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं। लेकिन हमने ये भी देखा कि राज्यों के बीच कितनी असमानताएं हैं, चाहे वो विकास के स्तर पर हों या लिंगानुपात जैसे मुद्दों पर। तो सवाल ये है कि इन क्षेत्रीय असमानताओं को देखते हुए भारत अपनी इस युवा आबादी, इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठाने में किन बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकता है, या फिर क्या इसमें कुछ नए अवसर भी छिपे हो सकते हैं? इस पर सोचना दिलचस्प होगा। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत में शहरीकरण पर। हमारे पास ना 2011 की जनगणना और कुछ दूसरे अध्ययनों के आंकड़े हैं। हाँ, और ये आंकड़े काफी कुछ बताते हैं कि भारत कैसे बदल रहा है। बिल्कुल। तो इन्हीं स्रोतों के जरिए हम समझेंगे कि भारत का शहरी चेहरा कैसा है, क्या मुख्य रुझान है और इसके मायने क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, भारत कितना शहरी है, मतलब 2011 की जनगणना क्या कहती है? देखिए, 2011 में देश की करीब 31.2% आबादी शहरों में रहती थी। 31.2%? मतलब लगभग हर 3 में से 1 भारतीय शहरी था। हाँ, और ये 2001 के 27.8% से ज्यादा है। तो ट्रेंड तो ऊपर की तरफ ही है, शहरीकरण बढ़ रहा है। सही है, लेकिन क्या ये पूरे भारत में एक जैसा है या राज्यों में फर्क है? नहीं, फर्क तो है, काफी फर्क है। जैसे 2011 में गोवा सबसे ज्यादा शहरीकृत राज्य था। अच्छा, गोवा? हाँ, और दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश, वहां शहरीकरण का प्रतिशत सबसे कम था। हिमाचल प्रदेश। और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत कहते हैं 2001 में भी हिमाचली सबसे कम शहरीकृत था। बिल्कुल सही, वो लगातार इसी पायदान पर रहा है। तो ये तो हुआ प्रतिशत का खेल, लेकिन अगर कुल शहरी आबादी देखें, मतलब सबसे ज्यादा शहरी लोग रहते कहाँ हैं? उस मामले में देखिए, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सबसे आगे हैं। 2011 के आंकड़े बताते हैं कि देश की कुल शहरी आबादी का लगभग 1/4 हिस्सा
वो इन्हीं 2 राज्यों में था। 1/4 सिर्फ 2 राज्यों में। ये तो दिखाता है कि शहरीकरण कुछ जगहों पर ज्यादा केंद्रित है। हाँ बिल्कुल। और उन बड़े शहरों का क्या, जिन्हें हम मिलियन प्लस सिटीज कहते हैं, 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले? हाँ, वो भी एक अहम पहलू है। 2011 में ऐसे 53 शहर थे भारत में। 53 शहर, ये तो काफी बड़ी संख्या है। और इनका महत्व भी बहुत है। 2011 में भारत की कुल शहरी आबादी का करीब, आप समझिए 42.6% हिस्सा इन्हीं 53 शहरों में रहता था। 42.6%, सिर्फ 53 शहरों में। ये तो 2001 से भी ज्यादा है ना? हाँ, 2001 में ये आंकड़ा करीब 38% था। तो मतलब बड़े शहर और भी तेजी से आबादी को अपनी ओर खींच रहे हैं। वैसे पहला मिलियन प्लस शहर कौन सा था? वो था कोलकाता। 1901 की जनगणना में ही वो इस आंकड़े को पार कर गया था। अच्छा, और 2011 में सबसे बड़े शहरी समूह वो मुंबई और दिल्ली ही थे? जी हाँ, 2011 में मुंबई और दिल्ली सबसे बड़े अर्बन एग्लोमरेशंस थे। और राज्यों में इनका फैलाव भी असमान है। जैसे उत्तर प्रदेश में 7 ऐसे शहर हैं, पर ओडिशा में एक भी नहीं। बिल्कुल, ये असमानता साफ दिखती है। अब अगर शहरी विकास की रफ्तार की बात करें, तो क्या कोई खास दशक रहा है जब ये बहुत तेज था? हाँ, स्रोत बताते हैं कि 1971 से 81 वाला जो दशक था, उसमें शहरी जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सबसे ज्यादा रही। अच्छा, 71 से 81। और ये ग्रोथ सबसे ज्यादा किन शहरों में दिखी, छोटे या बड़े? ये ग्रोथ रेट वर्ग 1 के शहरों में सबसे ज्यादा रही है। वर्ग 1 मतलब वो शहर जिनकी आबादी 1 लाख या उससे ज्यादा होती है। इसी पैटर्न की वजह से भारत को अक्सर एक मध्यम निम्न शहरीकृत देश माना जाता है। बल्कि एक अध्ययन तो 1961 से 2001 की अवधि को भारत में मध्यम शहरीकरण की अवस्था का काल कहता है। ये तो हुए आंकड़े और रफ्तार की बात। शहरीकरण के कुछ सामाजिक असर भी तो होते होंगे, जैसे जन्म दर वगैरह पर। हाँ बिल्कुल। एक महत्वपूर्ण बात जो स्रोतों में आती है वो ये कि शहरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक होता है। अच्छा, ऐसा क्यों? इसका संबंध अक्सर शहरों में बेहतर साक्षरता दर से जोड़ा जाता है, खासकर महिलाओं की साक्षरता से। उच्च साक्षरता और निम्न जन्म दर के बीच एक मजबूत लिंक देखा गया है। ये दिलचस्प है। और प्रशासनिक तौर पर इन शहरों को कैसे मैनेज किया जाता है? कोई खास व्यवस्था? हाँ, प्रशासनिक ढांचा भी समय के साथ बना है। जैसे भारत का पहला नगर निगम वो 1688 में मद्रास यानी आज के चेन्नई में बना था। 1688, काफी पुराना है। हाँ, और आजकल आमतौर पर 1 लाख से 10 लाख की आबादी वाले शहरों का प्रशासन नगरपालिका देखती है। और गरीबी रेखा का भी कोई जिक्र है? 2011 में क्या स्थिति थी? 2011 की जनगणना के अनुसार देश में गरीबी रेखा मतलब बीपीएल से नीचे का प्रतिशत करीब 22% था। हालांकि स्रोत इस शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग-अलग बीपीएल प्रतिशत पर ज्यादा विस्तार से नहीं बताते। ठीक है। अच्छा, कुछ खास अवधारणाएं भी हैं शहरीकरण को समझने के लिए, जैसे मैंने ग्राम्य नगरीकरण के बारे में पढ़ा था। ये क्या है? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। समाजशास्त्री जीएस घुरिये ने ग्राम्य नगरीकरण या रुर्बनाइजेशन की बात की थी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है वो इलाके जहां गांव और शहर की खासियतें ना खुलने मिलने लगती हैं। वो ना तो पूरी तरह गांव रह जाते हैं, ना पूरी तरह शहर बन पाते हैं। एक तरह का मिला जुला रूप। जहां दोनों की झलक मिले। बिल्कुल, जीवन शैली, काम धंधे, सामाजिक बनावट सब में एक मिक्सचर दिखता है। और एक और शब्द आता है, शहरी गलियारे या अर्बन कॉरिडोर्स। हाँ, शहरी गलियारे वो होते हैं जब बड़े शहर और कस्बे किसी ट्रांसपोर्ट रूट जैसे हाईवे या रेलवे लाइन के साथ साथ फैलते हुए आपस में जुड़ जाते हैं। ओके, एक लंबा फैला हुआ शहरी क्षेत्र जैसा। सही समझे। और स्रोत ये भी बताते हैं कि इन गलियारों में अक्सर ट्रांसपोर्ट पर बहुत दबाव होता है, मतलब ट्रैफिक जैम वगैरह। अच्छा। और एक फैक्ट ये भी है कि दिए गए स्रोतों के अनुसार हैदराबाद को सबसे घनी आबादी वाला शहर बताया गया। हो, हैदराबाद, ठीक है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो 2011 तक भारत की करीब 1/3 आबादी शहरी थी। बड़े शहर मतलब मिलियन प्लस वाले आबादी का एक बड़ा हिस्सा समेटे हुए थे। हाँ, करीब 42.6%। और राज्यों में बड़ा फर्क था। गोवा जैसे राज्य तेजी से शहरी हुए, जबकि हिमाचल जैसे प्रदेश धीमी गति से। बिल्कुल। और इन सब आंकड़ों और रुझानों और ग्राम्य नगरीकरण जैसी प्रक्रियाओं को देखते हुए एक सवाल जरूर उठता है। क्या सवाल? यही कि भविष्य में भारत का शहरी नज़ारा कैसा होगा। क्या ये बस यूं ही चलता रहेगा कि लोग गांव से शहर आ रहे हैं, या फिर गांव और शहर के बीच की जो रेखाएं हैं वो इतनी धुंधली हो जाएंगी कि हमें शहरी होने का मतलब ही शायद नए सिरे से सोचना पड़े। ये एक सोचने वाली बात है। नमस्कार,
आज हम दुनिया की आबादी मतलब वर्ल्ड पॉपुलेशन पर बात कर रहे हैं। कुछ बड़े दिलचस्प आंकड़े हैं हमारे पास। जी हाँ, ये आंकड़े अलग-अलग प्रतियोगी परीक्षाओं से लिए गए हैं और ये दिखाते हैं कि दुनिया की आबादी की तस्वीर कैसी है। तो चलिए देखते हैं कि इन स्रोतों से हमें क्या पता चलता है, गहराई से समझते हैं इनको। तो शुरुआत करते हैं कुछ बड़े नंबरों से। जी दुनिया की आबादी अभी कितनी है? लगभग 7 अरब, है ना? हाँ, करीब 7 अरब और इसमें भारत का हिस्सा वो करीब 17% है। 17%। इसका मतलब हुआ कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत बहुत बड़ी बात सामने आती है। संयुक्त राष्ट्र का एक अनुमान है जून 2019 का। हाँ। वो ये कहता है कि भारत 2027 तक चीन को पीछे छोड़ सकता है। अरे, मतलब दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बनने वाला है भारत। ऐसा अनुमान है, जरा सोचिए। और साथ ही 2015 का एक और यूएन पूर्वानुमान था। वो कहता था कि 2030 तक दुनिया की आबादी 8.5 अरब। 8.5 अरब? हाँ, और 2050 तक 9 अरब। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये आने वाले बड़े बदलावों के संकेत हैं। मतलब बिल्कुल, ये सोचने पर मजबूर करता है कि इसका असर क्या क्या होगा। खैर, ये तो हुई कुल आबादी की बात, लेकिन लोग रहते कहाँ हैं और कितनी घनी बसावट में? अगर जनसंख्या घनत्व मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी पर नजर डालें। हाँ, तो 2020 में विश्व बैंक के मुताबिक सबसे ज्यादा घनत्व वो मोनाको में था। मोनाको? हाँ, वो तो छोटा सा देश है, तो ये समझ आता है। सही कहा। और इसके ठीक उलट सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला शहर वो सेंट पीटर्सबर्ग बताया गया है। शहर? अच्छा, देश ने शहर के हिसाब से। हाँ, शहर। पर यहाँ ये भी देखना जरूरी है कि तुलना कैसे हो रही है। वैसे 2012 में मनीला वो सबसे घनी आबादी वाला मेगा सिटी था। मेगा सिटी मतलब जहाँ 1 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, 1 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला शहर। लेकिन अगर सबसे बड़े शहरी जमावड़े की बात करें, जिसे नगरीय समूह कहते हैं। हाँ, अर्बन एग्लोमरेशन, जहाँ आसपास के शहर मिलकर एक बड़ा इलाका बनाते हैं। बिल्कुल वही। तो वो है टोक्यो योकोहामा, दुनिया का सबसे बड़ा। टोक्यो योकोहामा। दिलचस्प है कि घनत्व और कुल आकार में कितना फर्क हो सकता है। अच्छा, अब जरा दुनिया के अलग अलग कोनों में देखें। सबसे कम आबादी वाला देश कौन सा है? ये तो पता होगा कई लोगों को। हाँ, ये है वेटिकन सिटी, बिल्कुल छोटी सी जगह। और अगर हम दक्षिण अमेरिका की तरफ जाएं, तो वहाँ ब्राजील सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है और ये 2014 के आंकड़ों के हिसाब से एरिया और पॉपुलेशन दोनों में दुनिया में 5वें नंबर पर था। अच्छा, एरिया और पॉपुलेशन दोनों में 5वां, ठीक है। और अफ्रीका में देखें तो नाइजीरिया सबसे आगे है। नाइजीरिया। और एशिया में इंडोनेशिया। ये ना सिर्फ तीसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश है एशिया का, बल्कि वहाँ दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी भी रहती है। इंडोनेशिया, हाँ, ये तो अहम बात है। और एक और चीज गौर करने वाली है, दुनिया की जो 10 सबसे ज्यादा आबादी वाले देश है ना, हाँ, उनमें से 6 एशिया में ही हैं। 6? मतलब एशिया सच में जनसंख्या का कितना बड़ा केंद्र है। बिल्कुल। और ये वाला तथ्य तो मुझे बड़ा हैरान करता है। भारत का सिर्फ एक राज्य उत्तर प्रदेश, हाँ, उसकी आबादी यूके, जर्मनी, जापान और पाकिस्तान जैसे कई देशों से भी ज्यादा है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। ये दिखाता है कि भारत के अंदर ही कितनी विशालता है। मतलब एक राज्य अपने आप में कई देशों के बराबर। वाकई। अच्छा, अब जरा आबादी की बनावट मतलब डेमोग्राफिक्स पर आते हैं। एशिया में जापान का मामला बड़ा अनोखा है, सुना है मैंने। हाँ, जापान बहुत अलग है। वहाँ क्या है कि जन्म दर से मृत्यु दर ज्यादा है। मतलब आबादी घट रही है। जी हाँ, आबादी कम हो रही है। लेकिन मजे की बात यह है कि वहाँ लोगों की औसत उम्र, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। अरे वाह, घटती आबादी पर लंबी उम्र, ये तो अजीब विरोधाभास है ना। दूसरी तरफ अगर दक्षिण एशिया में देखें तो श्रीलंका में बूढ़ी होती आबादी का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। अच्छा, यानी वहाँ बुजुर्ग ज्यादा हैं अनुपात में। और एशिया में ही बांग्लादेश में वहाँ मातृ मृत्यु दर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, वो सबसे ऊंची दर्ज की गई है। ये स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक बड़ी चुनौती है। ये चिंता की बात है। और लिंगानुपात कैसा है दुनिया में? मतलब महिलाओं और पुरुषों का अनुपात। इस मामले में स्वीडन सबसे बेहतर स्थिति में बताया गया है। मतलब सबसे अनुकूल लिंगानुपात वाला देश स्वीडन, ठीक है। अच्छा, अगर धर्म के आधार पर देखें तो दुनिया की आबादी का क्रम क्या है? हाँ, अगर घटते क्रम में देखें तो सबसे ज्यादा ईसाई हैं, ठीक, फिर मुस्लिम दूसरे नंबर पर। जी, उसके बाद हिंदू और फिर बौद्ध। ईसाई, मुस्लिम, हिंदू, बौद्ध, ठीक है। और चलते चलते एक छोटी सी पर रोचक बात, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है?
विश्व जनसंख्या दिवस शायद जुलाई में। हाँ बिल्कुल, 11 जुलाई को। और जानते हैं क्यों? क्यों? क्योंकि ऐसा अनुमान है कि इसी दिन 1987 में दुनिया की आबादी ने 5 अरब का आंकड़ा छू लिया था। ओह अच्छा, 5 अरब, 11 जुलाई 1987, तो उसी की याद में। जी। तो कुल मिला के हमने देखा कि भाई दुनिया की आबादी तो बढ़ रही है, भारत शायद जल्द ही चीन से आगे निकल जाए, जनसंख्या घनत्व में जमीन आसमान का अंतर है। हाँ, और अलग अलग देशों में, अलग अलग क्षेत्रों में आबादी से जुड़ी चुनौतियां और रुझान बहुत अलग अलग हैं। कहीं आबादी बूढ़ी हो रही है, कहीं स्वास्थ्य सेवाओं पर भारी दबाव है। सही कहा, ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, ये हमें भविष्य के लिए सोचने पर मजबूर करते हैं। इनसे हमें योजना बनाने में मदद मिलती है। बिल्कुल, ये समझने में मदद करते हैं कि आगे क्या हो सकता है, हमें किन चीजों के लिए तैयार रहना है और कहाँ शायद नए अवसर भी बन सकते हैं। इन सब रुझानों और अनुमानों को देखते हुए एक सवाल मन में आता है। सोचने वाली बात है कि आने वाले दशकों में आबादी में इन बदलावों से ऐसी कौन सी सबसे बड़ी अनसोची चुनौती या अवसर पैदा हो सकता है जिस पर शायद अभी हम उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। हाँ, ये वाकई एक गहरा सवाल है। भविष्य में क्या छुपा है, कौन सी ऐसी चीज उभर कर आ सकती है जिसके लिए हम तैयार नहीं हैं या जिसका हम फायदा उठा सकते हैं, इस पर सोचना जरूरी है। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं वैश्विक शहरीकरण पर। मतलब दुनिया कैसे धीरे धीरे शहरों में सिमटती जा रही है। हाँ, और हमारे पास इसके लिए कुछ दिलचस्प आंकड़े हैं, संयुक्त राष्ट्र के और कुछ दूसरे स्रोतों के भी। बिल्कुल, ये आंकड़े दिखाते हैं कि ये बदलाव कितनी तेजी से हो रहा है। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इन आंकड़ों का सार समझें। जी, शहरीकरण की अभी क्या स्थिति है और भविष्य में क्या तस्वीर बन सकती है, इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ, और ये ऐसा विषय है जिसका असर हम सब पर है, कहीं न कहीं। सही बात है। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र का जो आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग है, UNDSA, उनका डेटा क्या कहता है? हाँ, उनका डेटा बताता है कि आज की तारीख में दुनिया की लगभग 55% आबादी शहरी इलाकों में रह रही है। 55%? यानी आधे से ज्यादा लोग अब शहरों में हैं। जी, और इसमें एक और दिलचस्प बात यह है कि दुनिया की शहरी आबादी गांव की आबादी से ज्यादा तो 2009 में ही हो गई थी। अच्छा, 2009 में? मतलब एक दशक से भी ज्यादा हो गया इस बात को। हाँ, एक दशक से ज्यादा वक्त से शहरों में रहने वाले लोग गांव वालों से ज्यादा हैं। ये रफ्तार सोचने वाली है। वाकई। क्या स्रोत कुछ बताते हैं कि ये इतनी तेजी क्यों आई? मतलब वजह क्या रही होगी? देखिए, स्रोत सीधे सीधे वजहों की लिस्ट तो नहीं देते, पर इशारा साफ है। जैसे आर्थिक अवसर, बेहतर जिंदगी की तलाश, नौकरियां। हाँ, बेहतर सुविधाएं भी शायद। बिल्कुल, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब चीजें लोगों को शहरों की तरफ खींचती हैं। और ये ट्रेंड पिछले कुछ दशकों में बहुत तेज हुआ है। अच्छा, और अगर भविष्य की बात करें, आगे क्या अनुमान है? हाँ, भविष्य के लिए संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 2050 तक दुनिया की लगभग 68% आबादी शहरों में रह रही होगी। 68%? ये तो मतलब 2/3 से भी ज्यादा हो गया। जी हाँ, 68%। और ये आंकड़ा अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। जैसे कि सोचिए, इतनी बड़ी आबादी जब शहरों में कॉन्सेंट्रेट होगी तो संसाधनों का क्या होगा? मैनेजमेंट कैसे होगा? हाँ, पानी, बिजली, घर, इन सब पर दबाव बढ़ेगा। बिल्कुल। और शहरी जीवन की क्वालिटी, मतलब जीवन कैसा होगा वहां? इसी से जुड़ी एक बात WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कही है। अच्छा, क्या कहा है WHO ने? उन्होंने एक तरह से एक पैमाना दिया है कि शहरों के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण, मतलब नॉइस पोल्यूशन का लेवल 45 डेसिबल या डीबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 45 डेसिबल? ये तो काफी कम लगता है आज के शहरों के हिसाब से। हाँ, कम है। और भविष्य के जो मेगा शहर होंगे, घने बसे हुए, उनमें इस लेवल को बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। ये तो हैं भविष्य की चुनौतियां। लेकिन अभी भी कुछ बड़े अनोखे पैटर्न दिखते हैं शहरीकरण में। हाँ, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं। हाँ, जैसे एक बात जो मुझे मिली स्रोतों में, शायद बहुत लोगों को ना पता हो, कि सबसे ज्यादा शहरीकृत महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। उत्तर आबादी कुछ बड़े शहरों और कोस्टल एरिया में ही है। अच्छा, और अगर देश के लेवल पर देखें तो? देश के लेवल पर सिंगापुर दुनिया का सबसे ज्यादा शहरीकृत देश। सिंगापुर? हाँ, वो तो समझ आता है, छोटा सा देश, पूरा शहर जैसा। करीब 100% शहरी आबादी मानी जाती है वहाँ।
एक और तुलना मुझे काफी मजेदार लगी। अमेरिका की जो कुल आबादी है, हाँ, वो भारत की सिर्फ शहरी आबादी से भी ज्यादा है। ओह, ये वाकई दिलचस्प है। ये भारत की शहरी आबादी के स्केल को दिखाता है ना? बिल्कुल। मतलब भारत में कितने ज्यादा लोग शहरों में रहते हैं, भले ही परसेंटेज में वो सिंगापुर या ऑस्ट्रेलिया जितना ना हो। सही बात है। और प्रवासन माइग्रेशन के नजरिए से देखें तो गुयाना एक ऐसा देश है जहां की कुल आबादी में प्रवासियों का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। अच्छा, गुयाना, ये भी एक अलग पहलू है शहरीकरण का। लोग देशों के बीच भी मूव कर रहे हैं। हाँ, और शहरों को आकार दे रहे हैं। और अगर अपने पड़ोस में देखें, दक्षिण एशिया में सार्क देशों में क्या स्थिति है? हाँ, सार्क में पहले माना जाता था कि पाकिस्तान सबसे ज्यादा शहरीकृत देश है। पहले मतलब अब नहीं? हाँ, कुछ ताज़ा आंकड़े या ट्रेंड्स ये इशारा करते हैं कि शायद अब भूटान आगे निकल गया हो इस मामले में। ओहो, भूटान। ये दिखाता है कि रीजन के अंदर भी चीजें बदलती रहती हैं। जी बिल्कुल, पैटर्न स्थिर नहीं रहते। तो कुल मिलाकर ये सारे आंकड़े एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, दुनिया जबरदस्त रफ्तार से शहरी बन रही है। हाँ, एक अनप्रेसिडेंटेड स्पीड से। और ये बदलाव सिर्फ आंकड़ों का नहीं है। नहीं, ये हमारे जीने का तरीका, समाज, पर्यावरण सब बदल रहा है। बिल्कुल। इन ट्रेंड्स को समझना इसलिए जरूरी है, सिर्फ सरकारों के लिए नहीं, हम सबके लिए, ताकि हम आने वाले बदलावों के लिए तैयार रहें। सही कहा। ये जानना कि दुनिया की आबादी कहाँ और कैसे रहने वाली है बहुत जरूरी है। जी, और इससे क्या नए अवसर बनेंगे, क्या नई चुनौतियां आएंगी, ये सब जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। जब 2050 तक दुनिया की इतनी बड़ी, मतलब लगभग 70% आबादी शहरों में सिमट जाएगी, तो सोचे कि भविष्य के इन महानगरों में समुदाय कैसे दिखेंगे? अच्छा सवाल है। क्या हमारे सामाजिक रिश्ते वैसे ही रहेंगे, या बढ़ती भीड़, डेंसिटी के साथ कुछ ऐसी नई सामाजिक और इंफ्रास्ट्रक्चरल चुनौतियां आएंगी जिनके बारे में शायद हमने अभी सोचा भी नहीं है? सोचने वाली बात है। नमस्कार। आज हम भारत की जनसंख्या, भाषाओं और समाज से जुड़े कुछ दिलचस्प आंकड़ों और तथ्यों पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हमारे पास कई तरह की जानकारी है, जैसे सरकारी रिपोर्ट्स हैं, कुछ एग्जाम में पूछे गए फैक्ट्स भी हैं। कोशिश ये है कि इन अलग अलग स्रोतों से कुछ साफ तस्वीर निकाली जाए। बिल्कुल, और ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, ये तो भारत की कहानी बताते हैं, है ना, कि भाई समाज कैसे बदल रहा है, अर्थव्यवस्था के सामने क्या है, क्या चुनौतियां हैं, क्या अवसर हैं, और हमारी विविधता कितनी गहरी है। तो हाँ, चलिए देखते हैं ये स्रोत हमें क्या बताते हैं। ठीक है, तो भाषाओं से शुरू करते हैं। 2011 की जनगणना, वो क्या कहती है? हिंदी के बाद बंगाली दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, ये तो साफ है। हाँ, बंगाली दूसरी और मराठी तीसरी है, जिसे लगभग करीब 7% लोग बोलते हैं। पर ये रैंकिंग, जैसा आपने कहा भी, समय के साथ बदलती भी है। मतलब 2001 में शायद कुछ और क्रम रहा हो। हाँ, वो निर्भर करता है कि आप पहली भाषा देख रहे हैं या कुल बोलने वाले। पर 2011 का ये आंकड़ा, बंगाली दूसरी, मराठी तीसरी, ये अहम है। अच्छा, अब आते हैं जनसंख्या परिवर्तन पर। एक बात जो सामने आई है वो ये कि रुग्णता, मतलब मॉर्बिडिटी, बीमारियों का असर या फैलाव, और व्यावसायिक संरचना, मतलब लोग क्या काम कर रहे हैं, ये जनसंख्या में बदलाव के सीधे कारण नहीं माने गए हैं। सही कहा। ये सीधे तौर पर जनसंख्या घटाते या बढ़ाते नहीं। तो फिर सवाल उठता है कि जनसंख्या वृद्धि को समझने के लिए कोई खास थ्योरी, कोई सिद्धांत? माल्थस का नाम आता है अक्सर। बिल्कुल, माल्थस, उनका सिद्धांत काफी चर्चित रहा है। उनका मूल विचार था कि जनसंख्या जो है वो ज्यामितीय रूप से बढ़ती है, जैसे 1, 2, 4, 8 ऐसे तेजी से। हाँ, बहुत तेजी से। जबकि खाने पीने का सामान, खाद्यापूर्ति, वो अंकगणितीय रूप से बढ़ती है, 1, 2, 3, 4 धीरे धीरे। तो उनका मानना था कि ये जो गैप है, इससे आगे चल के संकट आ सकता है। हालांकि भारत में जैसे हरित क्रांति हुई, उससे उत्पादन तो बढ़ा। हाँ बिल्कुल, तकनीक ने मदद की है, पर फिर भी बढ़ती आबादी और संसाधन, ये सोचने वाली बात तो है ही। और इसी पूरी पढ़ाई को जनसंख्या कैसे बटी है, घनत्व क्या है, इसको डेमोग्राफी कहते हैं ना? हाँ, डेमोग्राफी। और एक बात और कही गई है कि एक स्वस्थ समाज के लिए अच्छा है कि पुरुष और महिलाओं की संख्या बराबर हो। अच्छा, एक शब्द जो बहुत सुनने में आता है, जनसांख्यिकीय लाभांश, डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये क्या चीज है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका सीधा मतलब है देश की वो आबादी जो काम करने की उम्र में है, मतलब काम करने वाले लोग। आमतौर पर 15 से 59 साल के लोग। अच्छा, वर्किंग एज पॉपुलेशन। जी,
जब किसी देश में ये कामकाजी लोग ज्यादा होते हैं और उन पर निर्भर लोग जैसे बच्चे, खासकर 0-14 साल वाले, और बुजुर्ग कम होते हैं, तो एक मौका मिलता है तेज आर्थिक विकास का। इसी मौके को लाभांश या डिविडेंड कहते हैं। मतलब ये अपने आप फायदा नहीं देता? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए अच्छी नीतियां चाहिए, रोजगार के मौके बनाने पड़ते हैं, तभी इस लाभांश का फायदा उठाया जा सकता है। समझ गया। तो जनसंख्या वृद्धि हमेशा बुरी नहीं है अगर कामकाजी लोग बढ़ रहे हों। अच्छा, इसी से जुड़ा है परिवार नियोजन, उसके बारे में क्या जानकारी है? हाँ, एक बहुत ही अहम फैक्ट है कि भारत दुनिया का पहला देश था जिसने सरकारी तौर पर नेशनल लेवल पर परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया, और ये 1952 में हुआ था। 1952, काफी पहले? जी हाँ। और तरीकों की बात करें तो नसबंदी मतलब स्टेरिलाइजेशन का जिक्र एक प्रभावी तरीके के तौर पे मिलता है। ठीक है, ये तो हुई राष्ट्रीय स्तर की बातें। अब कुछ राज्यों के आंकड़े दिखते हैं, बड़े दिलचस्प हैं। हाँ। जैसे उत्तर प्रदेश, वहां देश के सबसे ज्यादा जिले हैं। हाँ, सबसे ज्यादा जिले यूपी में। और अगर मलिन बस्तियों मतलब स्लम्स की बात करें तो 2011 में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा थीं। लेकिन उसी जनगणना में अहमदाबाद शहर में उनका प्रतिशत सबसे कम था। ये भी एक फैक्ट है। बिल्कुल। और बिहार का जिक्र है बीमारू राज्यों में सबसे घनी आबादी वाले राज्य के तौर पर। ये बीमारू शब्द अब पुराना हो गया है, पर उस समय ये बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी के लिए इस्तेमाल होता था, जो विकास में पीछे थे। हाँ, और एक अनोखी बात पंजाब के बारे में, वहां अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी कैटेगरी में कोई आबादी दर्ज नहीं की गई 2011 में। जी, ये सब आंकड़े दिखाते हैं कि भारत कितना विविध है और नीतियां बनाते समय इन क्षेत्रीय अंतरों का ध्यान रखना कितना जरूरी है। सही बात है। अच्छा, दुनिया के स्तर पर कुछ तुलना करें तो? हाँ, कुछ ग्लोबल फैक्ट्स भी हैं। जैसे इटली में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर दर्ज की गई है संयुक्त राष्ट्र के अनुसार। अपने पड़ोस में देखें तो दक्षिण एशिया में बांग्लादेश सबसे घना बसा देश है, सबसे ज्यादा डेंसिटी। हाँ, और पश्चिमी एशिया में कतर सबसे ज्यादा शहरीकृत मतलब अर्बनाइज्ड देश है। और 2011 में दक्षिण अमेरिका का जनसंख्या घनत्व सभी महाद्वीपों में सबसे कम था। बिल्कुल। अच्छा, इन सब सामाजिक आंकड़ों के साथ एक आर्थिक पहलू भी जुड़ा है। एक स्रोत कहता है कि 2005 से 2015 का जो दशक था वो रोजगार विहीन वृद्धि का दशक था, जॉबलेस ग्रोथ। हाँ, ये एक बड़ी चिंता रही है। मतलब अर्थव्यवस्था तो बढ़ी, जीडीपी बढ़ी, पर उस हिसाब से नौकरियां नहीं बढ़ीं। और ये सीधा जुड़ता है हमारी जनसांख्यिकीय लाभांश वाली बात से। युवा तो हैं पर काम। बिल्कुल। और एक छोटा सा फैक्ट, आर्थिक सर्वेक्षण जो हर साल आता है वो वित्त मंत्रालय प्रकाशित करता है। जी। ये रोजगार विहीन वृद्धि और जनसांख्यिकीय लाभांश का एक साथ होना, यही आज भारत के लिए कह सकते हैं सबसे बड़ी चुनौती भी है और शायद सबसे बड़ा अवसर भी। और अगर इतिहास देखें तो भारत में पहली नियमित जनगणना 1881 में हुई थी। 1881? हाँ। और मृत्यु गणना मतलब डेथ्स का व्यवस्थित रिकॉर्ड रखना, ये शुरू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक था। ये सब आंकड़े ही नीतियों का आधार बनते हैं। तो कुल मिलाकर आज हमने देखा कि भारत भाषाओं में, जनसंख्या घनत्व में कितना विविध है। हमने माल्थस के सिद्धांत पर बात की, परिवार नियोजन में भारत की शुरुआती पहल देखी। हाँ, और जनसांख्यिकीय लाभांश का मतलब और उसका महत्व समझा। साथ ही हमने क्षेत्रीय असमानताओं पर भी गौर किया। कहीं जिले ज्यादा, कहीं मलिन बस्तियां, कहीं कोई खास जनजाति नहीं, ये सब देखा। बिल्कुल। और कुछ वैश्विक तुलनाएं भी की। तो अंत में श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। हम जानते हैं कि भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है, वो जनसांख्यिकीय लाभांश, पर हमने रोजगार विहीन वृद्धि का दौर भी देखा है। तो सवाल ये है कि भविष्य में भारत अपनी इस विशाल युवा शक्ति का पूरी तरह से फायदा उठाने के लिए किन चुनौतियों का सामना करेगा और किन अवसरों का या किन नीतियों का बेहतर इस्तेमाल कर सकता है ताकि ये लाभांश वाकई एक वरदान साबित हो।